हूं नेहा शर्मा। हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में मैं आपकी एंकर हूं। आज हम बात करेंगे वर्तमान के सबसे बर्निंग टॉपिक पे, जो कि है हेयर लॉस। हेयर लॉस क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जाए, इसी में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो समस्या है ये लाखों लोगों की समस्या है। इससे सिर्फ एक या दो लोग परेशान नहीं है और ये सीधे तौर पर हमारे इमोशन पे असर डालती है, इमोशन वेल बीइंग पे असर डालती है, हमारे कॉन्फिडेंस पे असर डालता है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि अगर ये समस्या हो भी रही है, ये समस्या वैसे बहुत कॉमन है, अगर हेयर लॉस हो भी रहा है तो इससे कैसे बचा जाए। हमारे साथ चंडीगढ़ से और देश के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मोहित धवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आपने बहुत से पेशेंट्स को ठीक किया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है हम हेयर लॉस से बचेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं तमाम सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट में शुरुआत कैसे की थी, अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहित धवन है और मैं पिछले 14 साल से स्किन और हेयर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था, चंडीगढ़ ESI हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने रिजाइन करके जो है अपना क्लिनिक सेटअप किया 2017 में। तो पिछले 7 सालों से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस में जब मैं आया तो उसके बाद हमने धीरे धीरे अपना जो सेंटर है कॉस्मेटिक की तरफ शिफ्ट किया, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ शिफ्ट किया, या और भी जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं इंक्लूडिंग लेजर्स, वो सारा हमने सेटअप जो है वो कंप्लीट यहाँ पर किया है। तो हमारा जो क्लिनिक है वो जीरकपुर में है, मेन हाईवे पे ही सिचुएटेड है। और जो है हम और भी आगे जो है अपना सेटअप उसको वाइडन कर रहे हैं और स्पेशलिटीज जैसे प्लास्टिक सर्जरी है या और भी हमारे जो अलाइड ब्रांचेस हैं उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे सेंटर पे जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं वो कुछ हो रही हैं और कुछ आने वाले टाइम में हम और भी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आज का हमारा पॉडकास्ट है हेयर लॉस के ऊपर, पहला सवाल भी डॉक्टर साहब मेरा आपसे इसी पर रहेगा कि अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है, सबसे पहले उसे पता कैसे चले कि उसे हेयर लॉस हो रहा है और उसका समाधान क्या है। देखिए, ऐसा है, जो हेयर लॉस है उसके लिए हम एक जनरल वर्ड यूज करते हैं, एलोपेशिया। एलोपेशिया की आगे कई टाइप्स है। हम आज जो मेन बात करेंगे वो हम करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की। नॉर्मली ये देखा गया है कि 50 to 100 जो हेयर है वो डेली फॉल होता ही है। तो अगर इससे ज्यादा 100 बालों से ज्यादा अगर गिरते हैं तो इट मीन्स कि जो है आपका हेयर फॉल अलार्मिंग है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। जो मेल पेशेंट्स हैं उनमें नॉर्मली इतने शेड ऑफ बाल नहीं होते। वो जैसे कभी पेशेंट शैम्पू करता है, कंघी करते हैं मेल पेशेंट्स, या उनके तकिए पर जब जो बाल हैं वो पतले होके झड़ने शुरू हो जाते हैं तो मेल पेशेंट्स को पता लग जाता है कि उनका जो हेयर फॉल है वो बढ़ गया है। ऐसे ही फीमेल के केसेस में जो हेयर फॉल है, एक्सेसिव हेयर फॉल जो होता है, उसमें जब पेशेंट हमें बताते हैं आके कि जैसे वो कंघी करते हैं या शैम्पू करते हैं या टॉवल से जो बाल को साफ करते हैं तो उनके जो बाल है बंचेस में आते हैं। तो उसमें ये जो चीजें देखने वाली ये हैं कि कई बार फीमेल्स के केसेस में बाल 2 तरीके से शेड ऑफ होते हैं। एक तो हमारे पास पेशेंट जो आते हैं जिस कंडीशन को हम बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। टीलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें गुच्छे के गुच्छे बंचेस में पेशेंट हमारे पास हेयर दिखाते हैं हमें लाके कि मेरा जो हेयर फॉल है, इतना ज्यादा हेयर फॉल पिछले 2-3 महीने में हो गया और मेरी जो स्कैल्प डेंसिटी है, बालों की डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। ऐसे ही कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी फीमेल्स आती हैं जिनको कि पता ही नहीं लगता कि उनका हेयर फॉल है, लेकिन उनके स्कैल्प में जो है वो गंजापन दिखना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट ही इसमें सबसे बड़ा जज है। पेशेंट को खुद ही पता लग जाता है कि उनका जो हेयर फॉल है वो बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि कुछ टेस्ट भी हम करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आते हैं। हम ट्राइकोस्कोपी होती है, डर्मोस्कोपी के दौरान हम देखते हैं कि पेशेंट का जो हेयर फॉल है कितना अलार्मिंग है, कितनी उनकी डेंसिटी कम हो चुकी है, उनके जो हेयर फॉलिकल है अभी एक्टिव है या नहीं है। तो विद टाइम ही हमें वो चीजें पता लगती हैं। तो ये जो चीजें हैं पेशेंट को खुद भी पता लग जाती हैं। एक ऐसी ही कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया रेटा।
उसमें पेशेंट के जो हैं सिर से या बाल से बाल एक पर्टिकुलर पैटर्न में उड़ जाते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर पैच बन जाता है जिसमें बाल नहीं रहते। वो धीरे धीरे भी हो सकता है, वो बहुत तेजी से भी हो सकता है। तो पेशेंट खुद ही इसको जज करते हैं कि उनका जो हेयर फॉल है वो आगे से बढ़ चुका है। तो इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आपने कहा कि पुरुषों के पैचेस पड़ जाते हैं, तो महिलाओं और पुरुषों के जो बाल झड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या अलग अलग होता है? अलग अलग तरीके से बाल झड़ते हैं? बिल्कुल। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो टाइप्स ऑफ एलोपेशिया है वो बहुत टाइप से हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की, इसमें एक मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, एक फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। मेल पैटर्न बाल्डनेस में सबसे पहले जो मेल्स में जो इनकी इंटीरियर फ्रंट लाइन होती है वो रिसीडिंग हो जाती है, आगे से बाल पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, फिर पीछे से बाल उड़ते हैं और वो एक पैटर्न में सारा का सारा स्कैल्प जो है वो बाल्ड हो जाता है। लेकिन कभी भी उनके ऑक्सीपिटल रीजन से पीछे वाले बाल नहीं जाते, नॉर्मली ये देखा गया है। फीमेल के केसेस में इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। फीमेल के केसेस में जब फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रल पार्टिंग होती है जहां से वो कंघी करते हैं वो वाइडन और चौड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में ये देखा गया है कि जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है वो मेल पैटर्न हेयर लॉस से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इससे बचा कैसे जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है डॉक्टर? इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम जेनेटिक हिस्ट्री पेशेंट की देखते हैं। जेनेटिक हिस्ट्री में हम उनसे ये हिस्ट्री लेते हैं कि उनके फादर के या उनके ग्रैंडफादर के बाल्डनेस है, ऐसे ही उनके मामा जी के, मटरनल अंकल के या जो कजन्स हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा गया है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, जिनकी जेनेटिक्स में ये जीन में ये बाल्डनेस है, उनके बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है बाल्डनेस होनी शुरू हो जाती है। हमने तो ये भी देखा गया है कि 18 से 20 साल की एज में भी बच्चों के जो बाल हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही है। सेकेंडरी इसमें जो फैक्टर्स आते हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पेशेंट की डाइट कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट क्या खा रहा है, किस पानी से नहा रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, जो नहाने वाला पानी है, वो भी बहुत मैटर करता है। इस चीज को नॉर्मली अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो जिस पानी से आप नहा रहे हैं अगर वो बहुत हैवी वाटर है, उस पानी में शोरा है, तो आपके जो बाल है जल्दी व्हाइट हो जाते हैं और जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि जिस पानी से आपने नहाना है वो नॉर्मली पानी जो है सॉफ्ट होना चाहिए। चाहे आप आरओ का पानी यूज करिए या जो भी आपके पास वाटर सॉफ्टनर है आप टैप वाटर पे लगवाइए, ताकि जो आपका पानी है वो हैवी वाटर ना रहे, उस पानी में शोरा ना हो। उससे भी ये देखा गया है कि काफी हद तक हम बालों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो मेल पैटर्न हेयर लॉस हो, चाहे वो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो, तो इसमें अंडरलाइंग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी बड़ी कॉमन है। खासकर फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है, उसकी वजह से भी उनके बाल झड़ते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, तो ये बहुत कॉमन है। इसलिए जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनको जनरल जो डाइटरी टर्म्स हैं वो जरूर बताते हैं। उसमें हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि एक तो आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अगर फीमेल्स हैं हम उनको आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं, उनको बायोटिन सप्लीमेंट भी देते हैं, उनको जिंक सप्लीमेंट, इवन विटामिन डी जिनकी डेफिशिएंसी हम टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो डाइटरी जो सप्लीमेंट्स है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम जो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? मैडम फर्स्ट लाइन में पहले हमें कॉज देखना पड़ता है कि पेशेंट का जो एलोपेशिया या जो बाल झड़ रहे हैं उसका रीजन क्या है। अगर तो ये देखा गया है कि अगर किसी पेशेंट के मेंटल या फिजिकल इलनेस होती है, जैसे टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, या मेंटल स्ट्रेस, कोई एंजाइटी पेशेंट को ही, तो ये देखा गया है कि उसके 2 से 3 महीने के बाद एकदम से हेयर फॉल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर पेशेंट को रीश्योरेंस दी जाती है कि अगर वो कल्प्रिट हम रिमूव कर देते हैं और पेशेंट की डाइट ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट है, आयरन रिच डाइट है, सिट्रस फ्रूट है, तो सारे जो भी डाइट उसकी अच्छी है, तो वो सारे के सारे जितना भी हेयर लॉस हुआ है अगले 4 से 5 महीने में वापस आ जाएगा। हाँ, अगर पेशेंट का पैटर्न हेयर लॉस है
तो पैटर्न हेयर लॉस में उसमें जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। तो उस कंडीशंस में जो हम कुछ मेडिसिन हैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर पेशेंट के ऑलरेडी बाल्डनेस आ चुकी है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि ही और शी मे ऑप्ट फॉर पीआरपी ट्रीटमेंट, मेसोथेरेपी या डर्मा रोलर ट्रीटमेंट। कुछ एक ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि जो बाल उनके उड़े हैं पिछले 6 महीने में, 1 साल में, वो झड़ने कम भी हो जाएंगे और नई ग्रोथ भी हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, ये पीआरपी ट्रीटमेंट क्या है? अभी आपने जिक्र किया इस ट्रीटमेंट का। पीआरपी की जो फुल फॉर्म हम यूज करते हैं वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में पेशेंट का ब्लड लेके इमीडिएटली हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें 3 to 4 ml जो प्लाज्मा है, जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, वो हम पेशेंट के इंजेक्ट करते हैं। लेकिन हमें जो फ्रेश ब्लड है वो लेके ही इंजेक्ट करना होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड में, वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो कुछ ऐसे चीजें बॉडी में स्क्रीट होती हैं जिससे कि जो बाल हैं वो झड़ने भी बंद हो जाते हैं। इवन जो नई ग्रोथ है हेयर की वो भी देखने को मिलती है। इसलिए आज की डेट में पीआरपी का जो रोल है वो बहुत अच्छा रोल है। तो हम ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर उनके जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन अगर उनका हेयर लॉस अलार्मिंग है तो उनको पीआरपी जो है वो करवानी चाहिए। और एक लोगों का ये शायद मिथ है कि पीआरपी में बहुत दर्द होता है, पीआरपी में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को कुछ इनकन्वीनियंस होता है तो उसमें हम पेशेंट को नंबनेस भी दे देते हैं, टॉपिकल भी या इंजेक्टेबल भी, जिससे कि पेशेंट के पेन ना हो। और उसके बाद भी पीआरपी करवाने के बाद भी पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो डाइट की भी अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, क्या क्या खाना चाहिए? घर पे जो हमारे पास सामान उपलब्ध है, कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स है, कौन कौन सी ऐसी दालें हैं जो हमें खानी चाहिए, इंटेक करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। तो इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट्स को जितने भी हेयर के हैं, क्योंकि हेयर और नेल्स 2 ऐसी चीजें हैं बॉडी में जो कि प्रोटीन से बनती हैं, और इसमें प्रोटीन का रोल हम सबसे ऊपर रखते हैं। अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो भी, चाहे नॉन वेजिटेरियन है तो भी। वेजिटेरियन के लिए हमारे पास प्रोटीन के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, पनीर है, दालें हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चने हैं, सोयाबीन इज वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपने ये डाइट जो है अपने डाइटरी बेसिस पे लेनी है। कई बार पेशेंट पूरा नहीं खा पाता तो उसके लिए कुछ पाउडर्स, प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन, रा प्रोटीन या आइसोलेट्स भी प्रोटीन कंसंट्रेट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि अगर हम दूध या पानी में डाल के उसको पीते हैं तो हमारे डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देते हैं। ऐसे ही जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनका आयरन लेवल स्टडीज करते हैं कि बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, या बॉडी में जिंक डेफिशिएंसी, विटामिन डी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर वो भी होती है तो हम साथ में पेशेंट को, फीमेल्स को खास करके, हम आयरन सप्लीमेंटेशन जरूर देते हैं, विटामिन डी देते हैं, विटामिन B12 देते हैं, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियन पेशेंट्स में बड़ी कॉमन है। नॉन वेजिटेरियन में नॉर्मली विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं दी जाती। और साथ में ही सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उसका भी हम रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि जितने पेशेंट सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी बॉडी में ज्यादा जाएगा उतनी आयरन की एब्जॉर्प्शन, जिंक की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो इसलिए जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, वो भी हम रिकमेंड करते हैं। तो डाइटरी जो रोल है वो हम कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। डाइट का भी उतना ही रोल है जितना मेडिकेशंस का रोल है। तो मोहित, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो चली है, जो खाना है वो मिलावटी हमें मिल रहा है, बहुत सा जंक फूड हम खा जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? कि कोई हेयर न्यूट्रिएंट थेरेपी है कि डायरेक्ट हम अपने बालों को जो है घना बना सके? बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल ठीक है कि ये देखा गया है कि आज की डेट में फास्ट फूड जिसको हम बोल देते हैं, कुछ भी है, जंक फूड है, बेसिकली जंक ही है, तो उसकी इंटेक बहुत बढ़ चुकी है। जो कि पहले वेस्टर्न डाइट होती थी, आजकल पिज्जा, बर्गर, वो सारे हमारी डाइट में इंक्लूड हो चुका है। उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है हेयर लॉस में। तो ये देखा गया है कि ड्यू टू जंक जो है, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए वो अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाते, क्योंकि इन चीजों से ही हम अपना जो है डाइट पूरी कर लेते हैं। तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, अमीनो एसिड्स हैं, वो हमारी डाइट में इंक्लूड ही नहीं हो रहे। इसलिए जो ये पेशेंट को हम पहले ही ये बोल देते हैं कि आपकी डाइट में शुगर इंटेक थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। साथ में जितनी भी आपकी जंक इंटेक है उसको आप कम कर दीजिए, अगर बंद नहीं कर सकते एटलीस्ट कम कर दीजिए। और हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि हम उसको सप्लीमेंटेशन देते हैं,
उस सप्लीमेंटेशन में बायोटिन भी है, जिंक भी है, विटामिन डी भी है, आयरन भी है, क्रोमियम भी है। तो बहुत सी ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो पेशेंट की डाइट में होने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हेयर लॉस तो एक मैनिफेस्टेशंस है ही है, बॉडी में, स्किन में और भी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें जंक फूड को बंद करके जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी इंटेक बढ़ानी चाहिए। चाहे वो आप नेचुरल वे से बढ़ा लीजिए, चाहे डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो हम ले लें, ताकि वो हमारी जो पूर्ति है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में पूरी हो जाए। और अगर पेशेंट को पता चल ही चुका है कि हेयर लॉस हो ही रहा है तो रीग्रोथ के लिए क्या करे बालों की? जी, तो रीग्रोथ के लिए सबसे पहले तो हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में हम सबसे पहले पेशेंट को ये चीजें पूछते हैं कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, आपकी डाइट कैसी है। तो ये पहले जो हमें जो बेसिक कल्प्रिट है उन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट्स को हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट्स को, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि पीआरपी ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं। पीआरपी एक ट्रीटमेंट है, उसके साथ में एक जीएफसी ट्रीटमेंट भी है जो कि ऑलमोस्ट उस जैसा ही होता है। थोड़ा उसमें बनी बनाई किट्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट किट्स। वो अलग अलग कंपनीज की आजकल मार्केट में अवेलेबल है। उसमें ब्लड लिया जाता है, एंड पॉइंट उसका भी वही है, उसमें भी पीआरपी बनना है और वो हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। ऐसे ही मीजोथेरेपी होती है, मार्केट में कुछ मीजो सोल्यूशंस हेयर के लिए स्पेशल अवेलेबल हैं जो कि हम इंजेक्ट करते हैं या डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग के साथ में यूज करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो रीसेंट हेयर लॉस है वो आपका वापस आ जाता है और जो बाल झड़ रहे हैं वो भी वापस आ जाते हैं। कई बार क्या है कि पेशेंट लेट स्टेजेस में हमारे पास आ जाते हैं कि जिसमें ये देखा गया है कि अब वापस आने के जो बालों के चांसेस हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, चाहे हम पीआरपी करें चाहे हम जीएफसी करें, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल है उनके परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। उस केस में हम पेशेंट को दो ही जो है अल्टरनेटिव देते हैं। या तो पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराए जो एक नेचुरल मेथड है। कुछ पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट से डरते हैं तो हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं हेयर वीविंग की। हेयर वीविंग बेसिकली एक आर्टिफिशियल मेथड है, टेम्परेरी मेथड है, जिसमें कि हेयर एक्सटेंशन सिर में लगती हैं, जिसकी की जो लाइफ है 2-3 महीने होती है, वो उनको चेंज करवाना पड़ता है, प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। लेकिन हमारी जो एज ए डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस रहती है वो हमेशा नेचुरल वे में हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ रहती है। हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर वीविंग में क्या अंतर है? हेयर वीविंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक टेम्परेरी मेथड है जिसमें आर्टिफिशियल हेयर या नेचुरल ह्यूमन हेयर किसी और के वो हम लगाते हैं। लेकिन वो एक टेम्परेरी मेथड है जिसमें कि उसको पेशेंट को वो एक तरीके से विग ही होता है जिसको एक्सटेंशन को हम सिर में फिक्स कर देते हैं और 2-3 महीने बाद उसको वो चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो एक नेचुरल मेथड है जिसमें पेशेंट के ही हेयर हम लेते हैं, जिसको हम फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। वो पेशेंट के हेयर लेके हम पेशेंट के ही, वो ग्राफ्टिंग है, अलग अलग बॉडी पार्ट से लेके कई बार हमें लेने पड़ते हैं, वो हम इम्प्लांट करते हैं। और जैसे जैसे पेशेंट के अपने जो हेयर हैं वो ग्रो करते हैं, साथ ही जो इम्प्लांटेड हेयर है वो भी ग्रो करते हैं और उसको नेचुरल लुक देते हैं। और इन दोनों ही जो ट्रीटमेंट्स में से पॉकेट फ्रेंडली कौन सा ट्रीटमेंट है, अगर पेशेंट चाहे कि मुझे थोड़ा सा सस्ता करवाना है और टिकाऊ भी हो और अच्छा हो, लॉन्ग ये टर्म? आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। कई बार पेशेंट को ये लगता है कि जो हेयर वीविंग है वो एक सस्ता मेथड है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सस्ता मेथड हो सकता है, थोड़े पैसों में आपके हेयर वीविंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि हेयर वीविंग में आपको जो पैच या विग आपके लगा है आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, उसकी केयर भी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में जो एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो गया उसकी शॉर्ट टर्म में तो आपको, हमें ये लगता है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपको, क्योंकि उसकी कोई केयर एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती, वो बार बार हेयर ट्रांसप्लांट आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लॉन्ग टर्म में हेयर ट्रांसप्लांट हमें हेयर विग से ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो ये बाल नेचुरल होंगे? नेचुरल है, क्योंकि पेशेंट के अपने लेके आपके ही लगाने हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल जैसे ग्रोथ है वो वैसे ही ग्रो करेंगे, क्योंकि वो आपके ही बाल है। और कुछ पेशेंट्स को ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, सुना भी ऐसा ही है, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ऐसे है कि अगर कोई ट्रेंड स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन या जिन्होंने डॉक्टर्स ने ट्रेनिंग ले रखी है इस फील्ड में, अगर वो करते हैं तो ये बिल्कुल ही सेफ, नेचुरल और लॉन्ग टर्म तक ये सेफ प्रोसीजर है।
लेकिन अगर कोई अनट्रेन्ड पर्सन अगर करता है तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। और ये पेनलेस प्रोसीजर है, क्योंकि पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हम पेशेंट के स्कैल्प में एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि वो जो स्कैल्प है वो नम हो जाता है और पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होती। पेशेंट को कोई बेहोश होने की जरूरत नहीं है, पेशेंट अपना काम कर सकता है, पेशेंट पूरा अवेयर है कि उसका ट्रांसप्लांट हो रहा है। और इवन पोस्ट ट्रांसप्लांट भी 48 आवर्स के बाद जो है ड्रेसिंग हम करते हैं वो उतर जाती है और पेशेंट नेचुरल वे में जो अपना डेली रूटीन है वो अपना काम जो है 48 आवर्स के बाद कुछ भी चाहे वो कर सकता है। कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें सर्जरी, कोई टांके नहीं लगते, कोई स्टिचेस नहीं लगते, कोई स्वेलिंग नहीं आती। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद उनकी आंखों पे या कोई पेन नहीं होगा, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है। अगर कुछ रहता भी है तो हम साथ में मेडिकेशन 2-3 दिन के दिन देते हैं, वो हल्की फुल्की होती है, वो चली जाती है। तो ये 100% जो है सेफ मेथड है। एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिक्स खोल के डॉक्टर्स बैठ जाते हैं, तो ऐसे में कौन सा क्लिनिक सेफ हो सकता है, कहाँ जाना चाहिए, पेशेंट को कैसे पता चले कि ये डॉक्टर जेन्युइन है और इससे जेन्युइन इलाज उन्हें मिलेगा? ये बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जब से डेवलप हुई है, जब से सोशल मीडिया हाइपर एक्टिव हुआ है, इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, ट्विटर कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, तब से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है जगह जगह पे आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, कि हमारे यहाँ पर ये हो रहा है, हमारे ट्रांसप्लांट होता है, हमारे पीआरपी होती है, हमारे सर्जरी होती है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट कोई भी प्रोसीजर करवाना चाहता है, सबसे पहले वो डॉक्टर की डिग्री देखे, क्वालिफिकेशन देखे कि क्या डॉक्टर क्वालिफाइड है, वो प्लास्टिक सर्जन है, वो एमडी डॉक्टर है या एटलीस्ट एमबीबीएस डॉक्टर है जिसको कि आपके स्किन के बारे में पता है और उसने ट्रेनिंग ले रखी है, उसके कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो आप कहीं भी जाइए, लेकिन अगर वो डॉक्टर क्वालिफाइड है तभी जाइए, क्योंकि आप अपनी बॉडी या अपने हेयर एक ऐसे इंसान को दे रहे हो कि जो बिल्कुल, जिसको आपकी नॉलेज होनी चाहिए आपके बालों के बारे में, आपकी स्किन के बारे में। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि इधर उधर से ट्रांसप्लांट या कुछ भी करवा लिया, सस्ता देख के या महंगा देख के, टेक्नीशियन ने कर दिया, तो उसमें उनकी कई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। कई बार तो स्कैल्प में उनके डेड स्किन बन जाती है, गैंग्रीन बन जाता है, वो ग्राफ्ट इनटेक नहीं होता, स्वेलिंग आ जाती है। तो उन केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन आती हैं और उनकी जो उन्होंने फ्रंट लाइन बना रखी होती है, हेयर लाइन, वो भी नेचुरल नहीं लगती है। पता लग जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर वही एक क्वालिफाइड डॉक्टर करेगा, चाहे वो स्किन स्पेशलिस्ट है या प्लास्टिक सर्जन है, तो वो ऐसे नेचुरल वे में करेगा कि आपको कोई बता ही नहीं सकता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। इसलिए मेरा यही है कि अगर आपने कहीं से भी ट्रांसप्लांट या पीआरपी कोई भी हेयर का ट्रीटमेंट करवाना है, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो, उसको क्वालिफिकेशन हो, उसको नॉलेज हो, उसी के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मोहित, अभी हमने बात की है, ट्रीटमेंट की बात हमने कर ली, हेयर लॉस की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे हेयर केयर की, कि हम नेचुरल तरीके से कैसे अपने बालों की केयर कर सकते हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो दादी नानी है वो रीठा लगाती थी, आंवला लगाती थी बालों में, तो ये कितना फायदेमंद है, ये बताइए। हेयर केयर की जहां तक हम बात करते हैं, हेयर केयर में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले, हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि उनके हेयर ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, ऑयली हैं, डैंड्रफ है या नहीं है, पेशेंट अपने बालों की कितनी केयर करता है, कितना पेशेंट मोटिवेटेड है, उसमें बहुत चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो अगर तो पेशेंट का स्कैल्प ऑयली है, तो हम जो पेशेंट फ्रीक्वेंटली ऑयल अप्लाई करते हैं, तो हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है और आप ऊपर से भी ऑयल लगा रहे हैं, तो आपको डिस्कंफर्ट फील होगा। हाँ, यही अगर आपका ऑयल जो स्कैल्प है वो ड्राई है, आपके जो हेयर हैं फ्रिजी हैं, रफ हैं, तो हम ऑयल जरूर अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। ऑयलिंग में हम सबसे ऊपर रखते हैं कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल। ये बहुत बड़ा मिथ है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, लेकिन एज ए स्किन स्पेशलिस्ट हम मस्टर्ड ऑयल नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसकी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। कोकोनट ऑयल में लाइनोलेनिक एसिड, लैनोलिक एसिड, दो ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि बालों की ग्रोथ भी हेल्प करते हैं और उसकी रफनेस और जो फ्रिक्शन है बालों में उसको कम करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही कोकोनट ऑयल से ऊपर बाद में आर्गन ऑयल और मोरक्कन हेयर ऑयल भी डेवलप हो गया है और ये देखा गया है कि आज की डेट में जितने भी लीव ऑन कंडीशंस हैं उनमें मोरक्कन हेयर ऑयल और आर्गन हेयर ऑयल यूज होता है, जिसमें कि बिल्कुल स्मेल नहीं होती
और वो भी बालों का फ्रिक्शन कम करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब रही बात कि हेयर को कैसे साफ किया जाए, तो उसमें हम बहुत बड़ा रोल है। इंडिया में आज भी मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है वो सिर में साबुन यूज करती है। हम कभी भी स्कैल्प में, सिर में, बालों के लिए हेयर केयर में साबुन रिकमेंड नहीं करते, हम शैम्पू रिकमेंड करते हैं। क्योंकि शैम्पू का जो पीएच है वो डिफरेंट है, जो साबुन का वो पीएच बिल्कुल डिफरेंट है। एक फील ही बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ही आप शैम्पू या साबुन यूज करते हैं आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। और उसके बाद रही बात कंडीशनिंग की, तो कंडीशनर हम दो तरीके से यूज करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। एक होता है डीप क्लिनजिंग। तो एक डीप कंडीशनर जो हम यूज करते हैं वो हफ्ते में जब भी आप शैम्पू करते हो तो 1 या 2 बार आपको यूज करना जरूर चाहिए, क्योंकि उससे डीप क्लिनजिंग आपकी हो जाती है। सेकेंड जो हम यूज करते हैं लीव इन कंडीशनर। कई बार पेशेंट ये कहते हैं कि हमें कंडीशनर लगाने के बावजूद भी जो हमारे बाल हैं रफ हैं, फ्रिजी हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आज की डेट में कुछ ऐसे लीव इन कंडीशनर्स हैं जिसको कि हम एज ए ऑयल यूज कर सकते हैं, और वो आपकी जो फ्रिजीनेस है, बालों की रफनेस है, वो उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। ये मैं चीज यहां पर एक क्लियर कर देता चाहता हूं कि एक स्कैल्प सोराइसिस नाम की कंडीशन है जो कि बिल्कुल रिजेंबल करती है डैंड्रफ पे। पेशेंट ये कहते हैं कि मैं जितने मर्जी शैम्पू यूज कर लूं, मेरा जो डैंड्रफ है वो बार बार वापस आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं पेशेंट को स्कैल्प सोराइसिस तो नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो स्कैल्प सोराइसिस नाम की कंडीशन है ये बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट के बाद वापस आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम कुछ पेशेंट को स्पेशल मेडिकेटेड शैम्पू देते हैं जिससे कि उसकी जो डैंड्रफ है या जो इचिंग है स्कैल्प में वो काफी हद तक कम हो जाती है। सेकेंडली हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि कभी भी उन्होंने गीले बालों पे कंघी नहीं करनी और ड्रायर यूज नहीं करना। ये देखा गया है कि कुछ लोग ड्रायर यूज करते हैं बालों को सुखाने के लिए। तो ये देखा गया है कि जितना आप एक्सेसिव यूज करते हैं हीट का, उससे आपकी बालों की रफनेस बढ़ती है, बाल दुमुंहे हो जाते हैं और बाल टूटने लग जाते हैं। और हम ये भी पेशेंट को बोलते हैं कि उनको वंस और ट्वाइस वीकली अपने जो दुमुंहे बाल हैं, डबल एज्ड हेयर हैं, उनको काट लेना चाहिए, ट्रिम कर लेना चाहिए, ताकि उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो आती रहे। और हमेशा हम रिकमेंड करते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट में शैम्पू अवेलेबल हैं, कंपनियां प्रमोट करती हैं, उनमें सल्फेट्स होते हैं जो कि आपके बालों को टेम्परेली तो स्मूथ कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो आपका हेयर डैमेज है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी हम कोई शैम्पू रिकमेंड करते हैं उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि उसमें सल्फेट्स ना। शैम्पू का इस्तेमाल करने से सचमुच बाल सफेद होते हैं और बाल ज्यादा झड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शैम्पू हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम ये भी नहीं कहते कि आप डेली शैम्पू यूज करिए, डेली शैम्पू की जरूरत होती भी नहीं। हाँ, हालांकि मार्केट में कुछ ऐसे शैम्पू अवेलेबल हैं, माइल्ड शैम्पू अवेलेबल हैं जो कि डेली रिकमेंडेशन है, लेकिन एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं रिकमेंड डेली शैम्पूइंग नहीं करता। हाँ, लेकिन पेशेंट को, जो मेल पेशेंट है, उनकी बालों की लेंथ छोटी होने की वजह से हम बोलते हैं कि आप अल्टरनेट डेज पे या 2 दिन छोड़ के यूज कर सकते हैं। फीमेल को क्योंकि बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ हेयर उनको इनकन्वीनियंट रहता है, तो हम ट्वाइस ए वीक उनको बोलते हैं कि आप शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन शैम्पू करने से ना तो बाल ज्यादा झड़ते हैं, ना ही वो व्हाइट होते हैं। पर अभी देखा जाता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों में ही बाल सफेद होने के लक्षण देखे जाते हैं, पूरा सर सफेद हो जाता है। तो ऐसे में जो युवा है वो कलर करवाते हैं। युवा क्या, आजकल हर कोई कलर करवाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार देखा गया है कि लोगों की स्किन पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे कैसे बचे डॉक्टर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक हम बात कर रहे हैं अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर की, जिसको हम प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या कैनाइटिस बोलते हैं, ये एक आज की डेट में बहुत ही कॉमन कंडीशन हो रही है। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डाइट है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बच्चों की जो डाइट है आज की, वो जंक फूड से ही भरी हुई है। नॉर्मल जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं डाइट में होने चाहिए वो आज की डेट में नहीं है। इसलिए कोई भी अगर हमारे पास प्री मेच्योर ग्रेइंग के साथ आता है तो हम सबसे पहले उनके सारे टेस्ट करवाते हैं, इंक्लूडिंग थायराइड, आयरन चेक करवाते हैं, बॉडी में और क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, वो सारा चेक करके जो भी उनको सप्लीमेंट्स हैं वो देते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट्स उनकी जो ग्रेइंग वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कलर यूज कर सकते हैं जो भी आपको सूट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन पेशेंट को ये भी बताया जाता है कि आप जो कलरिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल माइल्ड हो, उसमें अमोनिया या PPD नाम का कंपोनेंट ना हो, क्योंकि ये देखा गया है कि अमोनिया और PPD की जो एलर्जी है
वो बहुत कॉमन है। पेशेंट को शुरू शुरू में कई बार एक दो वॉश में नहीं पता लगता, लेकिन उसके बाद कई बार पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं कि विद इन आवर्स ही उनकी जो बॉडी है पूरी स्वोलन हो जाती है, बॉडी पे रैश हो जाते हैं, पेशेंट के बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में कुछ हमारे पास ऐसे कलर्स अवेलेबल हैं, मेडिकेटेड कलर्स, जिससे कि उस पेशेंट में जो है वो दोबारा होने के एलर्जी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक ये मिथ भी है कि सफेद बालों में खारिश होती है, तो उसे कलर करना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सफेद बालों में खारिश होती है। जो इची स्कैल्प नाम की जो कंडीशन है वो पेशेंट्स में ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो जाती है। जितना रेनी सीजन या ह्यूमिड वेदर होगा उस कंडीशन में जो स्कैल्प ऑयली होने की वजह से उनमें इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों में ही होते हैं, चाहे बाल आपके ब्लैक हैं या व्हाइट हैं, तो वो दोनों ही कंडीशन में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्हाइट बालों में ही ये समस्या रहती है। तो डॉक्टर मोहित, अभी आपने बताया कि हेयर डाई इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाती है, तो इससे कैसे बचा जाए? क्या ट्रीटमेंट है और कौन कौन से शैम्पू हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, जो स्पेशल शैम्पूज होते हैं? हेयर डाई एलर्जी पीपीडी नाम का एक कंपोनेंट है, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी मार्केट में हेयर कलर अवेलेबल हैं, जो कि क्लेम करते हैं कि हम ब्लैक कलर देंगे बालों को, वो सब में ही होता है। पीपीडी जो कंपोनेंट है, आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने काली मेहंदी लगाई है, जबकि जो हिना का नेचुरल कलर जो होता है वो रेड या ऑरेंज होता है, वो कभी ब्लैक नहीं होता। अगर वो मेहंदी या कोई भी कलर या डाई आपको ब्लैक कलर दे रही है, इट मीन्स उसमें अमोनिया और पीपीडी है। तो बॉडी उस चीज को हमेशा याद रखती है। अगर आपने आज कलर लगाया है, आज से 10-15 साल बाद भी अगर वही कलर आप यूज करेंगे जिसमें पीपीडी है, तो वो फिर एक्ट करेगी। क्योंकि बॉडी अगर एक बार किसी कलर या हेयर डाई को एलर्जी करनी शुरू कर देती है तो वो हर बार ही करेगी। तो इसलिए हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि अगर आपको हेयर कलर या हेयर डाई एलर्जी है तो हम इस चीज को अवॉइड करेंगे। पीपीडी के ही पैरेलल एक टोल्यूडिन नाम का कंपोनेंट आता है, और ये देखा गया है कि जो टोल्यूडिन वाले कलर होते हैं, जिसमें टोल्यूडिन होता है, वो कलर भी देती हैं हेयर को ब्लैक, और वो कई बार एक्ट नहीं भी करती। हालांकि ये देखा गया है कि कुछ केसेस में टोल्यूनिन वाली जो डाई है वो भी क्रॉस एक्ट करती है पीपीडी वाली डाई से, लेकिन ये फिर भी उस मसले में सेफ है। और ये देखा गया है कि कुछ कंडीशंस में जहां पर टोल्यूनिन भी एक्ट करता है, तो हम पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप हिना मेहंदी और इंडिगो जो पाउडर है उसको मिक्स करके आप स्कैल्प पे लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। वो आपको जो है एटलीस्ट ब्राउनिश कलर जो है दे सकते हैं। वैसे तो हम पेशेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ भी यूज ना करिए, लेकिन फिर भी कई बार कॉस्मेटिक रीजन से हमें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो उस केसेस में हम यही पेशेंट को बोलते हैं कि इंडिगो पाउडर और हिना का जो मेहंदी का पाउडर है उसको मिक्स करके अगर हम लगाएंगे तो वो भी आपको जो है एटलीस्ट ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर जो है वो दे सकता है। ये टोल्यूडिन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में? टोल्यूडिन बेसिकली एक डाई है, एक कलरिंग एजेंट है, जो कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे पीपीडी है वैसे ही ये भी एक मेन है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाते, तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हेयर में फिक्स हो जाता है, और हेयर को मतलब जो कलर है उसको डाई को ज्यादा देर आपके बालों में रखता है। और मार्केट में आजकल ऐसे भी शैम्पू अवेलेबल हैं, कंपनियां भी प्रमोट करती हैं कि अगर हम वो शैम्पू यूज करते हैं तो उसका जो हेयर कलर है काफी देर तक परसिस्ट करता है। अगर हम नॉर्मल शैम्पू से वॉश करते हैं तो वो 4-5 शैम्पू पे निकल जाता है कलर। लेकिन जो स्पेशल शैम्पू मार्केट में ऐसे अवेलेबल है कि अगर हम उस शैम्पू से सिर धोते हैं तो वो जो आपका कलर है 10-15 वॉश तक भी रहता है। इसको हम बोलते हैं सेमी परमानेंट डाइज। और ऐसे बहुत से शैम्पू है जो ये दावा करते हैं कि डैंड्रफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उससे। हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो सर में डैंड्रफ है वो पूरी तरह से जड़ से ही खत्म हो जाए? हमारे पास मैंने पहले भी ये बात बोली है कि जिनकी डैंड्रफ होने की टेंडेंसी होती है उनको बार बार ये प्रॉब्लम आती है। हम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या जो भी लोशन प्रिस्क्राइब करते हैं वो थोड़ी देर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। हालांकि ये मेडिकेटेड जो शैम्पू है या जो लोशन है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और ये देखा गया है कि 10 से 15 दिनों में इनका ये जो है स्कैल्प क्लियर हो जाता है। लेकिन हम पेशेंट को यही बात बोलते हैं कि आप एटलीस्ट मेंटेनेंस के लिए ये शैम्पू आपको यूज लाइफ लॉन्ग करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सिर में डैंड्रफ या सोराइसिस ना हो, तो ये शैम्पू वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, एज पर योर कन्वीनियंस आपको यूज करते रहना है। अगर आप ये शैम्पू भी यूज करते रहेंगे तो जो आपका डैंड्रफ है
या जो भी आपकी प्रॉब्लम है सिर की वो वापस नहीं आएगी। लेकिन आपको एटलीस्ट डैंड्रफ वाला जो शैम्पू है, जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, वो आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए। और इसके बारे में कई बार ये मिथ होता है कि शैम्पू लगाने से हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं या बाल टूटते हैं या रफ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी मेडिकेटेड शैम्पू हैं अवेलेबल, उनमें कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके बालों के लिए सेफ हैं। और अगर डैंड्रफ आपके बालों में खत्म हो जाता है तो आपकी जो बालों की लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर, ये जो प्रोसीजर है हेयर रिबॉन्डिंग और बहुत से ऐसे प्रोसीजर हैं अपने बालों के लिए आजकल फैशन के तौर पर लोग करवाना बहुत पसंद करते हैं, ये कितने इफेक्टिव है और क्या ये सेफ है? बहुत से फीमेल पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे बाल रफ थे, फ्रीजी थे या करली थे, तो उनको स्ट्रेटिंग के लिए हम स्पा गए, सैलून गए, तो वहां से हमने ये स्ट्रेटिंग करवाई है। लेकिन मोर देन 90% पेशेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि जब से उन्होंने रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटिंग करवाई है, उनका जो हेयर फॉल है वो आगे से बहुत बढ़ गया है। ये बिल्कुल डेफिनेटली ये ट्रुथ है कि जो रिबॉन्डिंग में या स्ट्रेटिंग में जो भी केमिकल्स, फॉर्मेल्डिहाइड या जो भी यूज होता है या हीट यूज होती है, एक्सेसिव हीट यूज होती है, जिसमें नए बॉन्ड बनते हैं जिसको रिबॉन्डिंग बोलते हैं, उसमें देखा गया है कि जो आपकी हेयर रूट्स हैं बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में तो ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं कि आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रेट हो गए या करली थे वो बेटर हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो हेयर रूट का जो टेक्सचर है वो डैमेज हो जाएगा और हेयर फॉल जो है एक्सेसिव बढ़ जाएगा। तो हम ये जो प्रोसीजर है ये रिकमेंड नहीं करते। हेयर स्पा यू में टेक, हेयर मास्क यू में यूज, बट जो हेयर रिबॉन्डिंग है और हेयर स्ट्रेटिंग वाले प्रोसीजर कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड नहीं करेगा। तो डॉक्टर, इसका अल्टरनेट क्या है, वो क्या करवा सकते हैं? उसके लिए नेचुरल वे में जैसे मैंने बताया है, आप अपनी डाइट इंप्रूव करिए, अच्छे शैम्पू यूज करिए, प्रॉपर ऑयलिंग करिए, जैसे मैंने पहले बताया, उसी से ही काफी हद तक आपका जो है ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। आप हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट के जरिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। ज्यादा जानकारी जानने के लिए हेयर लॉस से जुड़ी आप हमें YouTube पे, Spotify पे, Apple पॉडकास्ट पे और Instagram पे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।